चयनोपागम या पब्लिक चॉइस अप्रोच, इस पर आज हम बात करेंगे। सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये लोक प्रशासन का एक अपेक्षाकृत नया सिद्धांत आप मान सकते हैं। लगभग 4 दशकों से ये भी चर्चा में है, लेकिन बाकी सिद्धांतों की बजाय ये कुछ नया सिद्धांत है। क्या होता है, सपोज कीजिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपके सामने क्या विकल्प हैं। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपको किसी तरह का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई उसका प्रमाण पत्र बनवाना है, या आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो अपने इलाज का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए या खुद के लिए इलाज करवाना है, तो आपके सामने क्या विकल्प हैं। आपको सरकारी कार्यालय में जाना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा। अगर वहाँ आपको ठीक से सुविधा नहीं मिलती है, वहाँ आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है या आपसे रिश्वत वगैरह मांगी जाती है, तो आपके सामने कोई और विकल्प नहीं रह जाते। आपको मजबूरन या तो रिश्वत देनी होती है या फिर अपने काम को ना होने की स्थिति में समझौता करना पड़ता है। क्या हो अगर आपके सामने ऐसे विकल्प हों कि एक संस्था अगर आपका काम नहीं कर रही है, एक ऑथराइज्ड व्यक्ति अगर आपका काम नहीं करके दे रहा है, आपका प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहा है, तो आप किसी दूसरी संस्था के पास जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, और उसके द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र की भी वही मान्यता हो जो सरकारी कार्यालय में बनाए गए प्रमाण पत्र की है। वो एक नाम मात्र के शुल्क में आपको आपका काम करके दे दे। तो सुनने में ये चीज़ अच्छी लगती है, और बहुत सारे फील्ड्स में मैं कहूँगा हमारे पास विकल्प हैं भी आज के टाइम में। जब ये अवधारणा सामने आई थी पब्लिक चॉइस कंसेप्ट की, पब्लिक चॉइस अप्रोच की 1980 के दशक में, तब भारत या ज़्यादातर देशों में ऐसे विकल्प नहीं हुआ करते थे। वहाँ अधिकांश जो चीज़ें थी वो सरकार के नियंत्रण में होती थी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उस समय पर चरम पर थी, तो राज्य वैसे भी अधिकतर चीज़ें अपने कंट्रोल में रखते थे ताकि जनता को सुविधाएं दे सकें। इस बिहाफ पर वो एक एकाधिकार, मोनोपोली कायम कर दी गई थी। तो हुआ क्या कि कुछ विचारक, उनके मन में ये बातें आने लगी कि क्या हो अगर हम इस सिद्धांत को बदल दें। नौकरशाही पर आधारित जो समाज की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या हो अगर हम कोई दूसरा ही विकल्प सामने ले आएँ। तब वहाँ पर बाजार की अवधारणाओं को लोक प्रशासन में या राजनीति में लागू करने का एक कंसेप्ट मन में आया था, और उसी को हम लोक चयनोपागम कहते हैं। तो राजनीति में, प्रशासन में अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू करना लोक चयनोपागम कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, ये इसका मूल तत्व है। इसमें होता क्या है कि लोग किस तरह से चुनाव करते हैं, किस तरह से लोग अपने सामने मौजूद विकल्पों में से प्राथमिकता के आधार पर किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसका कंटेक्स्ट बाजार या अर्थव्यवस्था नहीं होती है, इसका कंटेक्स्ट होता है सामाजिक सेवाएं, लोक सेवाएं, प्रशासन से जुड़े विषय। वहाँ पर लोग किस तरह से चुनाव कर सकते हैं, कैसे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और उन्हें एक अपने लिए काम में ला सकते हैं, ये सब का अध्ययन करना लोक चयनोपागम कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप बाज़ार में गए हैं, मान लीजिए चाय पत्ती खरीदने के लिए, तो आपके पास 10 ब्रांड है, आप उसमें से अपनी पसंद या अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर या कोई भी एक क्राइटेरिया तय करके आप उसको चुनते हैं, जो चीज़ आप अपने घर में लाए हैं। वही विकल्प अगर आपको राजनीति में, अगर आपके सामने प्रशासनिक क्रियाओं के रूप में अगर वो विकल्प आपको मिलने लगे, तो क्या होगा, इस बात को तलाशने के लिए जो उपागम, जो अप्रोच लाई जाती है, वो लोक चयनोपागम कहलाता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य जो बताए जाते हैं उनमें ज़्यादातर शक्ति नौकरशाही के हाथ में रहती है। कहने को कल्याणकारी राज्य हैं, लेकिन किस दृष्टि से कल्याण होगा, किस किस को कल्याण में शामिल किया जाएगा, किस हद तक सरकार लोगों का साथ देगी, या किस हद, या फिर कहाँ पर जाकर सरकार समर्थन देना, सहायता देना बंद कर देगी, वो सब तय करता है राज्य खुद। तो राज्य और व्यक्ति के बीच में शक्ति का कोई बंटवारा नहीं है, ये पलड़ा एक तरफ भारी है, राज्य के पास अधिकतम शक्ति होती है। लोक चयनोपागम उस शक्ति को पुनः वितरण करके उसको वापस से लेवल फील्ड पर लाने की वकालत करता है। एक और चीज़ सामने आती है, राज्य या शासन की अतिरेकता, ओवर गवर्नमेंट जिसे आप कह सकते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि अगर उसके पास ताकत है, क्षमता है, तो वो उसका अधिकतम उपयोग करना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो नौकरशाही में ऊंचे पद पर है और उसे लगता है कि उसका रसूख इतना है कि उसके कहने से काम बन रहे हैं, तो वो कभी भी उस सत्ता को छोड़ना नहीं चाहेगा, उस शक्ति को छोड़ना नहीं चाहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने उस सत्ता के
आधार पर करवाना ही चाहेगा। तो इससे क्या होता है, सरकार में जब ये चीज़ लागू की जाती है तो इसे शासन की अतिरेकता कहा जाता है। लोक चयन उपागम उस अतिरेकता को रोकने के लिए भी प्रयास करता है। कुछ प्रमुख विचारक जिन्होंने इस सिद्धांत को सामने लाया, ये लगभग 5 से 10 साल के अंतराल पर आप कह सकते हैं, इन सब ने अपने अपने विचार रखे थे नौकरशाही की कमियों पर, और प्रशासन की जो उस वक्त कल्याणकारी छवि थी उसके नकारात्मक बिंदु पर इन्होंने ध्यान दिया था, उसके विकल्प सुझाए थे। तो एंथनी डाउन्स, जेम्स बुखानन, गॉर्डन टुलक, विलियम निस्कानन और विंसेंट ओस्ट्रोम, इन्होंने जो है लोक चयन उपागम के पक्ष में बहुत सारा काम किया है। इसमें से भी विलियम निस्कानन और विंसेंट ओस्ट्रोम का जो है प्रमुख योगदान माना जाता है। लोक चयन उपागम दो धारणाओं पर काम करता है। इसमें सबसे पहले दो बातें आपको माननी होती हैं, दो शर्तें भी आप इन्हें कह सकते हैं। पहला ये कि समाज अपने आप में कोई जीवित निकाय नहीं होता है। ज़्यादातर जो राज्य की अवधारणाएं उस समय तक काम करती थी, या आज भी ज़्यादातर जो काम कर रही हैं, वो ये मानती हैं कि समाज को आधार बनाकर योजनाएं बनाओ। कोई भी आपने देखा होगा सरकारी योजना चलती है तो एक वर्ग विशेष के आधार पर चलती है, व्यक्ति को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। लोक चयन उपागम कहता है कि विश्लेषण की इकाई व्यक्ति होनी चाहिए। समाज अपने आप में कोई सजीव चीज़ नहीं है, समाज उन व्यक्तियों से बना है जिनको कोई तकलीफ है, जिनके लिए कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो आप उस व्यक्ति को ही आधार बनाइए, उसकी समस्याएं सुनिए, उस पर काम कीजिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य नागरिक है, चाहे वो नौकरशाह है या नीति निर्माता है, वो सब तार्किक विकल्प की विधि से अपने लिए अधिकतम लाभ वाला विकल्प चुनना प्रेफर करते हैं। कोई भी व्यक्ति हुआ, अगर उसे विकल्प दिए जाएंगे तो वो अपने लिए अधिकतम लाभ वाले विकल्प को ही चुनेगा, और इसमें चाहे वो नौकरशाह हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इन दो धारणाओं को आधार बनाकर जब आप प्रशासन का कार्य करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, आप कोशिश करनी होगी कि जितने ज़्यादा व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाई जा सके, उनके लिए व्यक्तिगत नीतियां लाई जा सकें, उतना आप करें। और दूसरा, उन नीतियों में भी उसको विकल्प मिलने चाहिए कि वो कहाँ से अपने लिए चुनाव करना चाहता है और किस कीमत पर करना चाहता है। ये दोनों बातों को पॉलिटिक्स में अप्लाई जब किया जाता है, ये अर्थशास्त्र के पॉइंट हैं, तो जब इन्हें पॉलिटिक्स में अप्लाई किया जाता है, प्रशासन में अप्लाई किया जाता है, तो वो हो जाती है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पूर्व इतिहास इसका देखते हैं, यानी कि किस परिस्थिति में किन कारणों से इस धारणा को सामने लाया गया, किस वजह से ये इन विचारकों के दिमाग में आई थी। तो ये लगभग 1960 से 70 के दशक की बातें हैं, और ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की परिस्थितियों पर बात की गई थी उस समय पर। तो कुछ कारक थे जो इसके लिए जिम्मेवार थे। सबसे पहले जो ये विचारक थे, इनका मानना था कि कल्याणकारी राज्य जो है वो नौकरशाही का समर्थन करता है। कल्याणकारी राज्य नाम से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता के कल्याण के लिए बना है, लेकिन वास्तव में क्या होता था या होता है, किसी एक वर्ग को आधार बनाकर उसके कल्याण के लिए योजना घोषित कर दी जाती है। ये योजना घोषित करती है ज़्यादातर नौकरशाही अफसर व्यक्ति जो होते हैं वो, और वो क्या करते हैं, वो उसमें अपना लाभ ढूंढते हैं। योजना के फायदे, जैसे हमारे भारत में भी एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट रही है, राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि सरकार की तरफ से 1 रुपया चलता है तो वो जिसको मिलना चाहिए उसे 15 पैसे मिलते हैं, यानी कि 85% तक का घोटाला वो मानते थे कि होता है। तो कल्याणकारी राज्य में योजनाएं चलाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उनके नाम पर पैसा जो है वो गबन किया जा सके। इससे क्या होता था, जनता का नाम लेकर नई नई योजनाएं चलाई गई, और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली नौकरशाही को फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ये कल्याणकारी राज्य के विरोध में आ गए थे। नौकरशाह भी अपने लिए तार्किक विकल्प ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता था कि नौकरशाह अपना फ़ायदा ढूंढते थे, क्योंकि हमने पहले भी इसकी धारणा देखी कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने लिए अधिकतम लाभ चाहता है। नौकरशाही भी कल्याण करने के बदले में अपने लिए आर्थिक या दूसरे लाभ चाहती है। हर जगह का, हर देश का यही एक फंडा रहा है। किसी भी तरह की सूचनाएं और किसी भी तरह की जो शक्तियाँ थी, उन पर नौकरशाही का वास्तविक नियंत्रण या एकाधिकार रहता है। कागज़ पर संविधान में, किसी भी देश के संविधान में आपको नौकरशाही को शक्तियां नहीं दी हुई मिलेंगी, उन्हें सिर्फ प्रत्यायोजन द्वारा ही ताकत मिलती है। लेकिन व्यवहार में अगर आप देखें तो कहीं पर भी जो शक्ति राजनेताओं के पास होनी चाहिए, वो राजनेता सिर्फ अपने वोट बैंक की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित पूरे करने होते। तो नीति निर्माण को वास्तव में पूरी तरह से नौकरशाहों पर ही छोड़ा गया होता है। नीति निर्माण में उनका कोई कंपटीशन नहीं होता है नौकरशाही का, और सूचना भी वो अपने मन मुताबिक ही आगे राजनेताओं तक पहुंचाते हैं, जिसमें उन्हें अपना लाभ दिखाई देता है। बाकी सूचनाओं को गायब कर दिया जाता है। ये आज भी हो रहा है। उस समय जब ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट की गई थी 1960 और 70 के दशक में, तब भी ये चीज़ें हुआ करती थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात
उन्होंने ये सामने रखी थी कि एक अर्थशास्त्र का नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़। पहले ये देख लेते हैं। इसका अर्थ है, बिल्कुल डिटेल में अर्थशास्त्र में नहीं जाते हैं, सामान्य अर्थ इसका ये है कि कोई वस्तु आपको मिली है, आपकी इच्छा थी कोई वस्तु पाने की, आपको वो मिल जाती है, या किसी व्यक्ति से आप संपर्क स्थापित करना चाहते थे, वो आपके संपर्क में आ जाता है, तो पहली बार में आप उस वस्तु को लेकर या उस व्यक्ति को लेकर जितना आनंदित होंगे, दूसरी बार आपका आनंद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीसरी बार आपका आनंद और कम हो जाएगा, चौथी बार आपका आनंद और कम हो जाएगा। ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, मानव के वैवाहिक परिचय भी कहा जा सकता है इसे, कि हमारे लिए चीज़ों की कीमत समय के साथ घट जाती है। अर्थशास्त्र में भी यही होता है, लेकिन नौकरशाही इस चीज़ को मात देती है, इसे हरा देती है। नौकरशाह क्या करते हैं? नौकरशाह कल्याणकारी राज्य के नाम पर योजनाओं को चलाते रहते हैं, चाहे वो घाटे में चल रही हों, चाहे उनसे डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रही हों, उनको नई योजनाओं के नाम से पेश कर देते हैं, उनका बजट बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे राजनेता खुश होते हैं, क्योंकि राजनेता फिर फील्ड में जाकर अपनी जो वोट बैंक है, जनता है, उनको बोलते हैं कि हमने आपके लिए जो है बजट बढ़ा दिया है, हमने आपके लिए इतना पैसा और खर्च करने की मंजूरी दे दी है। तो राजनेता भी खुश, नौकरशाह भी खुश। इससे होता क्या है? इससे नौकरशाही अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। हालांकि वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रही है। आपको बहुत सारी योजनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिहार में जो पुलों का हाल हमने देखा होगा, उसके बावजूद भी उन्हें बजट में जो बहुत बड़ी धनराशि मिली, आप इस बात को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ समय के साथ घटनी चाहिए थी, नौकरशाही उसके विपरीत अपनी यूज़फुल ना होते हुए भी बढ़ रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है। उन विचारकों ने तो सिर्फ नौकरशाही पर दिया था। इसके सिमिलर एग्जांपल हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन, नशा। ये दोनों चीज़ें आप अगर देखेंगे तो आपको कोई खास आउटपुट नहीं देती हैं, आपको कुछ में लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय के साथ इनका असर कम नहीं होता है, इनका असर बढ़ता जाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। ये सब समस्याएं उनको कल्याणकारी राज्य में या सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में या नौकरशाही वाली सरकारों में उनको देखने को मिल रही थी। तो इसके विकल्पों पर विचार किया गया था। बहुत सारे विचारक अपने अपने अनुसार कुछ समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। सबसे प्रमुख, जैसे मैंने बताया था, विलियम निस्कानन और विंसेंट ऑस्ट्रोम थे। तो इनके जो समाधान थे वो देखिए। निस्कानन ने बताया कि लोक सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी जाए। जो सेवा कोई एक संस्था दे रही है, आप उसकी संस्थाओं की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर आप संस्था की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में आप ज़्यादा संस्थाएं नहीं बना सकते हैं, तो आप निजीकरण या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं देने को जो है कंसीडर कीजिए। जनता में प्रतिस्पर्धा के बारे में पर्याप्त प्रचार, ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा बना दी जाए और जनता को उसका पता ही ना हो। पर्याप्त प्रचार किया जाए इस बात का कि आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए जनता इस जगह जा सकती है या दूसरी जगह जा सकती है या तीसरी जगह जा सकती है। साथ साथ ये भी बताया जाना चाहिए कि किस जगह पर उनका कितना कॉस्ट उस सेवा को प्राप्त करने का आएगा। इससे क्या होगा? लोग अपने लिए वही तार्किक विकल्प विधि से अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट वाला पॉइंट जो है वो ढूंढ पाएंगे और वहाँ से अपने लिए सेवा ले पाएंगे। नौकरशाही पर नियंत्रण जो है वो कड़ा कर देना चाहिए, और ये नियंत्रण सिर्फ संवैधानिक नहीं होना चाहिए, नियम कायदों में नहीं, बल्कि वैधानिक नियंत्रण भी होना चाहिए। दंड के प्रावधान वगैरह भी होने चाहिए जहां नौकरशाही अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती दिखे। तो ये थे विलियम निस्कानन के सुझाव। विंस्टन ऑस्ट्रोम ने एक बुक लिखी थी, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाम में ही देख लीजिए कि अमेरिका के जो लोक प्रशासन है उसमें बौद्धिक अकाल पड़ गया है। तो इस टाइटल से इन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने उसमें एक लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा सामने रखी थी। हालांकि लोकतंत्र शब्द ना तो किसी के लिए तब नया था ना आज नया है, लेकिन ज़्यादातर लोकतंत्र भी नौकरशाही प्रशासन का ही एक स्वरूप थे। वहाँ पर सिर्फ प्रतिनिधियों को जनता चुन लेती थी, लेकिन काम कैसे होगा, किस तरह की नीतियाँ बनेंगी, किसके लिए नीतियाँ बनेंगी, कब लागू होंगी, किस तरह से लागू होंगी, क्या इसमें बजट का आवंटन रहेगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, वो सब तय करने के लिए राजनेता, क्योंकि प्रतिनिधि वही हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो प्रशासन नौकरशाही चलाती थी। उनका कहना था कि सही मायने में लोकतांत्रिक प्रशासन होना चाहिए। इस पर थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे हम कि क्या था उनका लोकतांत्रिक प्रशासन से अर्थ। तो ये उनका समाधान था। नौकरशाही खास तौर पे अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहेगी, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका काम खत्म हो जाएगा, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो जानबूझकर ऐसी योजनाएं चलाती हैं जो दिखने में कल्याणकारी लगें।
या फिर वो बजट बढ़ाते हैं नौकरशाही के लोग, तो उससे बचने का भी एक सुझाव दिया गया था इसी दौर में जब ये सब चर्चाएं चल रही थी। वो ये कि प्रशासन के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, सलाहकार जो सलाह देते हैं किस तरह की नीतियां बनाई जाएं, क्या नीति बनाई जाए, कैसे उसे लागू किया जाए। एक नियामक हिस्सा होता है सरकार का जो नीतियों को लागू करने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनको दंड का प्रावधान करता है, ये सब। और सेवा प्रदाता अंग जो वास्तव में उस सेवा को जनता तक पहुंचाते हैं, यानी कि फील्ड में लगे हुए कर्मचारी आप इन्हें कह सकते हैं। अगर ये एक ही जगह का, एक ही विभाग का, एक ही संस्था का हिस्सा होंगे तो वो अपने लाभ के लिए नई नई सलाहें देते रहेंगे, उन पर कंट्रोल करने के लिए लचर नियम बनाएंगे, और सेवा देंगे या नहीं देंगे उससे कोई खास आप कह सकते हैं कि जनता का फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर इन तीनों हिस्सों को अलग कर दिया जाए और उन्हें एक दूसरे के विपरीत सिरों पर रख दिया जाए, अमेरिका में इसे चेक्स एंड बैलेंस की पॉलिसी कहा जाता है कि 2-3 हिस्से में बांटकर विभाग को और एक दूसरे के विपरीत कुछ इस तरह से शक्तियां दे दी जाएं कि कोई एक दूसरे पर निर्भर हो, अपने आप में एकाधिकार न स्थापित कर सकें। तो उससे क्या हो सकता है, उससे प्रशासन में एक बैलेंस आ सकता है। ये भी एक सुझाव उस दौर में दिया जाता था।